वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। आज हम सोशल साइंस का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले का पेपर आपको देख लेना चाहिए, इससे आपकी बोर्ड की तैयारी में बहुत ही मदद मिलेगी। तो शुरुआत हम एमसीक्यू से कर रहे हैं। मैंने 50 एमसीक्यू दिए हैं, जबकि आने वाली परीक्षा में 30 एमसीक्यू आएंगे। तो मैं मैक्सिमम दे रहा हूं। एमसीक्यू आपके अगर सही गए तो आपकी जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए एमसीक्यू पर विशेष ध्यान देना। पहला हमारा प्रश्न है, लोकमाता शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो नदी के लिए। भारत में नदियों को लोकमाता कहते हैं। किस भाषा का समावेश द्रविड़ कुल में नहीं होता है? तो मराठी भाषा। द्रविड़ कुल की भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा वेद संगीत कला से संबंधित है? तो सामवेद संगीत कला से संबंधित है। इसे हम संगीत की गंगोत्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ किसने लिखा? तो पंडित अहोबल ने। अगला है, मस्जिद का प्रांगण जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सहन। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर है और दूसरा है कोणार्क में, याद रखिएगा। द्रविड़ कुल की सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। कवि चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। आरोग्य मंजरी किसने लिखी थी? तो आरोग्य मंजरी लिखी थी आचार्य नागार्जुन ने। आरोग्य मंजरी और रस रत्नाकर, दो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। दूसरे भी ग्रंथ का मैं नाम लिख देता हूं, रस रत्नाकर। इन्हें आचार्य नागार्जुन को भारतीय जो रसायन शास्त्र का पिता भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के पूर्व प्रकाशनों का पुनरुद्धार किसने किया था? तो राणा कुंभा ने। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी वाव का प्रकार नहीं है? देखिए, नंदा, भद्रा, विजय वाव है, तदा कोई वाव का प्रकार नहीं है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने संत सलीम चिश्ती की सम्मान में, उसके याद में ये फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था। इसी में है बुलंद दरवाजा जो 50 मीटर ऊंचा और 41 मीटर चौड़ा है। ये सारी डिटेल याद रखना। अजंता की गुफा किस में है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही है। कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कैलाश मंदिर है तमिलनाडु में। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये है मुंबई में। वन्य जीवों के से संबंधित कानून कब लागू किया गया? 1972 में। भारत में कितने अभयारण्य हैं? 103 होने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन है, ये देख लेना आप लोग। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1971 में। राष्ट्रीय आय में खेती का योगदान कितना है? 22%। भारत की सबसे मुख्य फसल क्या है? तो धान। विश्व में गन्ने की बुआई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत के किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है चरोतर। ये तंबाकू के उत्पादन के लिए फेमस है। इसे सुनहरे पत्ते का मुल्क कहते हैं। सुनहरे पत्तों का मुल्क यानी देश। धरोई बांध किस नदी पर है? साबरमती पर है। हीराकुंड योजना उड़ीसा में महानदी पर है। नदी का नाम भी याद रख दिए। उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ? 1882 में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो तांबा। तांबा सबसे पहले मनुष्य ने खोजा था। भारत में किस मस्कोवाइट नामक जो अभ्रक है उसका विशाल भंडार है। ये गैलिना, ये देखिए गैलिना जो है ये लेड का वो है। हिमेटाइट ये आयरन का वो है, अयस्क। और ये जो मस्कोवाइट है ये अभ्रक का भंडार है। इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपको संकेत भी बता दिए। भारत में प्रथम तेल कुआं कब खोला गया? तो 1860 में। भारत में पटसन का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? 1855 में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1905 में।
देश के कुल परिवहन का कितना प्रतिशत रेल मार्ग है? तो यहां पे मिस्टेक है, हाँ 9%। ये देख लेना फिर भी। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये पुराना आंकड़ा है 15, फिर भी याद रखिएगा। व्यापार तुलना सकारात्मक बने, इसके लिए सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट आरंभ किया है? मेक इन इंडिया। उत्पादन के साधन में मानवीय निर्मित साधन है पूंजी। 5 साधन है, जैसे ये जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। इसमें जो पूंजी है इसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य, इसलिए इसे मानव निर्मित साधन कहते हैं। इनमें से प्राथमिक प्रवृत्ति है तो वो है कच्ची धातु। कच्ची धातु जमीन में से निकालने का काम, ये सब प्राथमिक प्रवृत्ति में आता है। देश के अर्थतंत्र को विश्व अर्थतंत्र से जोड़ने की प्रक्रिया ऐसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। भारत में वायु प्रदूषण धारा कब जारी किया गया? 1981 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। बेरोजगारी निवारण के लिए कौन सी सरकारी संस्था नौकरी देने वालों की मदद करती है? तो रोजगार विनिमय केंद्र। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 200 दिनों का दिया जाता है, याद रखिएगा। एक बाग लगाने का खेतीबाड़ी उत्पन्न कानून बनाया गया था 1937 में। आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ग्राहकों को सस्ती दर पर अनाज और अन्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस जो प्रणाली शुरू की गई है। जिला फॉर्म में कितनी राशि तक के दावों पर सुनवाई होती है? तो 20 लाख तक की जिला फोरम में। ग्राहक सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सामयिक प्रकाशित की जाती है? इनसाइट। उच्च मानव विकास अंक कितना है? 0.700 से 0.798। कौन सा विद्रोही संगठन त्रिपुरा में है? KNA। किस आर्टिकल द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है? आर्टिकल 15। कौन सा ग्रंथ विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने लिखा था? तो आमुक्तमाल्यदा लिखा था सम्राट कृष्णदेव राय ने। दिल्ली सुल्तानों की राजभाषा थी फारसी। अब देखिए, सेक्शन ए है, 2 मार्क्स के पहले प्रश्न है। हमने नदियों को लोक माता कह के सम्मान दिया। तो प्राचीन काल से ही नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी हैं। भारतीय संस्कृति सिंध और रावी नदियों के किनारे पे विकसित हुई। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई का पानी, बिजली, कृषि, जलमार्ग के लिए हमको नदियों पर आधारित रहना पड़ता है और नदी हमारी ये जरूरतों को पूरा करती है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान बनाने के लिए, लिपाई पुताई के लिए, उद्योग के विकास के लिए मानव को नदियों पर निर्भर रहना पड़ता है। नदियों ने भारतीय जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से ऊषा और संध्या के विविध दृश्यों का भरपूर सौंदर्य, कला की समझ, कौशल्य का विकास भी संस्कृति की विरासत से नदियों से ही हमको मिला है। तो इस तरह नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी, इसलिए हम नदियों को कहते हैं लोक माता। सारनाथ के स्तंभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सारनाथ का जो स्तंभ है शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए 4 खड़े सिंहों की आकृति है। इसी पर से हमने राष्ट्रीय मुद्रा हमारी बनाई है। सारनाथ का भगवान बुद्ध का उपदेश देने वाला स्थल था। भगवान बुद्ध ने अपने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने उपदेश की शुरुआत सारनाथ से ही करी थी। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कही गई है। इसलिए यहाँ पे 4 धर्म चक्र अंकित किए गए हैं। ये चक्र धर्म की विजय को बताते हैं, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े, बैल की शिल्पकार आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में ये जो इसी चक्र को स्थान दिया गया है। 4 सिंहों की जो आकृति उसको हमारी राष्ट्रीय चिन्ह में, राष्ट्रीय मुद्रा में स्थान दिया गया है। दुनिया की जो श्रेष्ठ शिल्पकृतियां हैं उसमें से एक ये है। अगला प्रश्न है, मोहेंजोदड़ो की गटर योजना की जानकारी दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहेंजोदड़ो की नगर संरचना विशेषता, उनकी नगर संरचना की विशेषता थी गटर योजना।
ऐसी गटर योजना मात्र भूमध्य सागर में क्रीट टापू पर ही थी और कहीं देखने को नहीं मिलती थी। यहां पे नगर में गंदे पानी के निकाल के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोखता कुआं होता था, यानी जो गटर का पानी था जो कुएं का सोख लेता था। कुछ अंतर पर मुख्य गटर लाइन पर सफाई के लिए ढक्कन बनाए जाते थे। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता है कि उस समय नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। यानी आज जैसी गटर योजना है, ठीक उसी तरह की गटर योजना उस समय थी। इसमें से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लेकर के वो जो लोग थे वो काफी आगे की सोच वाले रहे होंगे। अगला प्रश्न है, विरासत की देखभाल और संरक्षण के लिए हुए प्रयासों की जानकारी दीजिए। तो 1952 में भारत सरकार ने वन्य जीवों के लिए बोर्ड की स्थापना की, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, पक्षी घरों का निर्माण करना, इसके लिए मार्गदर्शन देने का काम करती थी। 1972 में वन्य जीवों संबंधी कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया है। देश के नए उद्यानों, अभ्यारण्यों की रचना की गई। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानूनों का विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधे और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए। अगला है, भूमि संरक्षण के उपाय बताइए। तो देखिए, वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़ के रखती हैं, इसलिए हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नदियों की नलिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। यानी अगर आपने वृक्ष लगा दिए तो रेगिस्तान आगे बढ़ने से रुक जाएगा। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर सूखी नदियों में भरकर अंकुश में ले लेना चाहिए। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये योजना उनके दिमाग में थी कि जितनी भी नदियां हैं भारत की, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो बहुत फायदा होगा। एक तो सिंचाई का सबको पानी मिल जाएगा और दूसरा जो बाढ़ का जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। चराई पे नियंत्रण रखेंगे तो जो जमीन का कटाव है रुक जाएगा। क्षितिज समांतर जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। बिन जरूरी ऊसर जमीनों पर सेंद्रीय खाद मिला करके उनको उपजाऊ बनाना चाहिए, वहां पे वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्गी प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से जंगलों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहला है राज्य के मालिकाना जंगल। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांश जंगलों में इस प्रकार के जंगल रखे जाते हैं। सामुदायिक वन, इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का नियंत्रण होता है। स्थानीय स्वशासन की संस्था यानी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, ये सब इसका नियंत्रण करती है। निजी जंगल, इस प्रकार के जंगल जो है व्यक्तिगत मालिकी के होते हैं। उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इस तरह के जंगल देखने को मिलते हैं, मगर ये जंगल जो है छत विक्षत अवस्था में होते हैं और कुछ जंगल तो उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं क्योंकि इनका रख रखाव मेंटेनेंस ये होता नहीं है। अगला है, भारतीय कृषि में हुए तकनीकी सुधारों की जानकारी दीजिए, यानी टेक्निकल सुधार क्या क्या हुए हैं। तो देखिए, अब सिंचाई में सबमर्सिबल, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई पद्धति, फुहारा का उपयोग होने लगा है। अब हम रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे हैं। डीएपी, एनपीके, यूरिया, जैविक खाद, बायोटेक बीज, इन सब का उपयोग होने लगा है। किसान जंतुनाशक दवाओं, जैविक नियंत्रक का उपयोग करने लगे हैं। सरकार किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, डीडी किसान चैनल, मोबाइल, एक किसान आदि द्वारा मोबाइल वन की जो एक योजना है इसके द्वारा किसानों को शिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधनों एवं नवी तकनीक का प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। ग्राम सेवकों की स्थापना की है, ये कृषि के जो संशोधन है इनको लोगों तक पहुंचाते हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
गुजरात में कृषि मेले द्वारा किसानों को अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। जैसे गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद और नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। इसके उपरांत कृषि संशोधन के क्षेत्र में इकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डेयर, ये संस्थाओं की स्थापना की गई है। अब धान की फसल की भौगोलिक अनुकूलता है, बताइए। ऐसी किसी ना एक फसल की अनुकूलता पूछी जाती है, इसको याद रखना। तो देखिए, धान की फसल के लिए जलवायु नम और गर्म होनी चाहिए, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मिट्टी नदियों की कांप की जमीन जो है बहुत ही उपयोगी होती है। और धान के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में धान का उत्पादन भारत देश में बहुत होता है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय योजनाओं की जानकारी दीजिए। तो इसमें जो अमुक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो तो आपको याद ही रख लें। जैसे भाखड़ा नागल, ये पंजाब में सतलुज नदी पर है। इसका जो लाभ है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को मिलता है। कोसी योजना, ये बिहार में कोसी नदी पर बनाई गई है। दामोदर कुंड घाटी योजना, ये दामोदर नदी पर बनाई गई है। इसका लाभ झारखंड, पश्चिम बंगाल में मिलता है। हीरा कुंड, ये महानदी पर बनाई गई योजना है जो उड़ीसा में बहती है। चंबल घाटी, ये चंबल में, और इसका लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलता है। नागार्जुन सागर योजना, ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इसका लाभ मिलता है। कृष्णराज सागर, ये कावेरी नदी पर बनाई गई है। इसका लाभ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलता है। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी पर इसका लाभ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलता है। नर्मदा योजना, ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है, और जो डैम बनाया गया उसका नाम है सरदार सरोवर डैम, और इसका लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र को मिलता है। कड़ाड़ा, ये महिसागर नदी पर गुजरात में बनाया हुआ बांध है। उकाई और काकरापार, ये तापी नदी पर बनाए हुए डैम है, गुजरात में है। धरोई, ये साबरमती पर बनाया गया है। तो ये सब नाम आपको याद कर लेने हैं। अगला है, ज्वारी शक्ति की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। तो ज्वारी शक्ति समझिए, यानी ज्वार भाटे की जो शक्ति है उसे हम ज्वारी शक्ति कहते हैं। तो देखो, सूर्य एवं चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटे आते रहते हैं। चंद्र का जो आकर्षण होता है, अमावस्या पूनम के दिन विशेष रूप से ज्वार भाटे आते हैं। तो पानी की इस शक्ति का उपयोग मनुष्य ने बिजली उत्पन्न करने के लिए किया है। ज्वार के पानी में शक्ति अधिक होती है। इसके साथ टरबाइन लगा करके विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। 1910 में फ्रांस ने ज्वार भाटा की सहायता से बिजली उत्पन्न करने की योजना शुरू की। भारत में विशाल समुद्री किनारे होने से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और गुजरात में के कच्छ और खंबात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंभ भी किया गया है। देखिए, आर्थिक प्रवृत्ति और बिना आर्थिक प्रवृत्ति उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, आर्थिक प्रवृत्ति यानी जिसमें अर्थ यानी पैसे का लेन देन हो, बराबर। आय प्राप्त करने के लिए या खर्च करने के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहती है। जैसे किसान है, कारीगर है, व्यापारी, शिक्षक, ये आर्थिक प्रवृत्ति में आते हैं। अनार्थिक यानी जिस प्रवृत्ति में कोई आय प्राप्त करना, खर्च करना, ऐसी कोई चीज शामिल ना हो, जो सेवा भाव से की जाती है। जैसे माता अपने बालक का देखभाल करती है, व्यक्ति समाज सेवा करता है, ये अनार्थिक प्रवृत्ति में आता है। अगला है, आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव समझाइए। तो देखिए, आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है। आतंकवादी भय फैलाते हैं, लूटमार करते हैं, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां करते हैं। वे आतंकवादी छोटे बालकों से लेकर वृद्धों तक पर इनकी जो आतंकवादी प्रवृत्तियों के कारण भय का वातावरण उत्पन्न होता है। आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है। परस्पर भाईचारे की भावना कम होती है। कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे कारण समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता है। आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्सव उत्साह से नहीं मना पाते, क्योंकि जो आतंकवादी लोग हैं ये सामाजिक उत्सव में बम विस्फोट करते हैं, लोगों को मारते, जो बेगुनाह लोगों को। जैसा आज से 7 वर्ष पहले
अभी तो काफ़ी शांति हमारे देश में। 2014 से पहले आए दिन हमारे देश में आतंकवादी हमले होते रहते थे। जैसे गुजरात में जो अक्षरधाम का मंदिर है, यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था। ऐसे कई मंदिरों में ऐसी घटना घट चुकी है। जैसे दिवाली जैसे त्योहारों में ये लोग बहुत टारगेट करते हैं आतंकवादी। अगला प्रश्न, नक्सलवादी आंदोलन की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। तो चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति से प्रेरणा लेकर के भारत में सर्वप्रथम 1967 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उग्रवादी विचारधारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण इसे नक्सलवाद कहते हैं। यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जुड़ गया है। इसमें पीपल्स वॉर ग्रुप, माओवादी साम्यवादी केंद्र, दो संगठन है, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी साम्यवादी संगठन। अगला है कथकली नृत्य के बारे में बताइए। तो कथकली केरल का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग, संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक इसके कथकली में कहे जाते हैं। तो कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। इसमें पात्रों को पहचानने के लिए चेहरे पर विशिष्ट प्रकार की मुखाकृति समझाना पड़ता है। यह हाव भाव वाला नृत्य है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच को प्रकाशित किया जाता है। मात्र एक तेल का दिया जला जाता है। नर्त पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव हस्त मुद्रा से जीवित करता है। यानी इसमें आपको चेहरे का जो हाव भाव है, जो मुद्राएं होती है, वो आपको समझना चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि क्या बताया जा रहा है। केरल के कवि श्री वल्लथोल, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवामारन जैसे लोगों ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्ध किया है। ये नाम सभी आपको याद रखने हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गांव के पास आई हुई है। ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है उसमें है, और ये गुफाएं घोड़े के नाल जैसी यानी इस तरह की है। इनको दो भागों में बांटा गया है, चित्रकला आधारित गुफा और शिल्पकला आधारित गुफा। यहाँ पे भित्ति चित्रों पर आधारित गुफाओं में है 1, 2, 10, 16, 17। ये दीवार पे वॉल पेंटिंग इनमें की गई है। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं दो प्रकार की, चैत्य और विहार। इसमें 9, 10, 19, 26, 29 नंबर की गुफाएं चैत्य हैं, जबकि बाकी गुफाएं विहार है। अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी, फिर 1819 में ये व्यक्ति का नाम रखते रहेगा, कैप्टन जॉन स्मिथ, इसने इन्हें पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में जनता की गुफाओं का भी समावेश होता है। तो मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान भी यहां पर हुआ है। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का अपूर्व मेल हमको यहां पे देखने को मिलता है। अगला है भारत के सूती कपड़ा उद्योग की जानकारी दीजिए। तो देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कोई उद्योग करता है तो वो है कपड़ा उद्योग। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत का स्थान दूसरे नंबर का आता है। उत्पादन रोजगार की दृष्टि यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है। मुंबई में सबसे पहली कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल, केलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ में के कई वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह, बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण सूती कपड़े की मिलें यहाँ पर स्थापित हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, यहाँ पर सूती कपड़े के परंपरागत उद्योग हमको देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में सूती कपड़े की ज़्यादा मिलें हैं, जिससे उसे सूती कपड़े का विश्व महानगर कहा जाता है। कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया।
इसके उपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ पे भी ये उद्योग देखने को मिलता है। और गुजरात को तो अहमदाबाद का, पूर्व का गुजरात का जो अहमदाबाद है, इसे पूर्व का अहमदाबाद, मैनचेस्टर या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डेनिम सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेनिम का उत्पादन, डेनिम यानी वन टाइप ऑफ जींस। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट, यहाँ पे भी मिले हैं। तमिलनाडु में कोयम्बतूर मुख्य केंद्र है कपड़े, सूती कपड़े का उद्योग का। चेन्नई और मदुराई भी एक मुख्य केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ, ये इस उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि में भी सूती कपड़े के उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करवाने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन बैंक और बिजली की सुविधा है। यानी ये सुविधा होने के कारण ये उद्योग इतना फला फूला है। अब लेकिन अब थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। अभी जो बांग्लादेश से काफ़ी आगे निकल गया हम लोगों से, उसका कारण क्या? आज यह उद्योग, हमारे पास उत्तम प्रकार की कपास नहीं है, पुराने यंत्र सामग्री का उपयोग होता है, और कुछ राज्यों में बिजली पर्याप्त नहीं मिलती है। कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों की स्पर्धा बढ़ गई है, जिसके कारण सूती कपड़ा उद्योग को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका के जो में भारत के कपड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के क्या लक्षण हैं? तो गरीबी गुणात्मक विचार है। गुणात्मक यानी क्वालिटी बेस्ड। भारत में गरीबों को व्यक्ति के जीवन में लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति लोगों के सामान्य लक्षण है जिस व्यक्ति को 2 समय का भोजन भी ना मिले, यानी रोटी कपड़ा मकान को पकड़ के चलिए, जिसके पास रहने के लिए पर्याप्त खुली जगह ना हो, जो ना चाहते हुए गंदे आवास में, स्लम में रहने को मजबूर हो, जिसकी आय यानी इनकम निर्धारित अपेक्षित इनकम से भी कम हो, इनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से कम हो, इनमें अधिकांश लोग निरक्षर रहते हैं, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव में छोटे बड़े रोगों से ये लोग पीड़ित होते हैं। ये बीपीएल के, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लक्षण हैं। और इनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने के उम्र में मजदूरी और काम धंधे पर लगना पड़ता है। यानी ऐसे परिवार बाल मजदूरी के शिकार हो जाते हैं। बालकों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर देखने को की दर अधिक होती है इनसे परिवारों में। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास बताइए। तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों का अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला बीपीएल परिवार कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान करके राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है, पीडीएस। इन दुकानों पे क्या होता है? सार्वजनिक वितरण की दुकानों पे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का अनाज दिया जाता है। इन परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीजें जैसे कि अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन ये वितरण कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास किसे कहते हैं समझाइए। तो मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसे जीवन निर्वाह की वस्तुओं के विस्तार करने की प्रक्रिया, यूएनडीपी। मानव विकास की दिशा में मानव केंद्रित अभिगम है। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करना है, जिसमें लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सके। प्रारंभ में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, उस देश का मानव विकास अधिक, ऐसा पहले माना जाता था। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा आवक, वो देश उतना विकसित, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब इस सोच में सुधार आया है, जिसके कारण प्रत्येक देश में अपनी कुल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर
सुख सुविधा पर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास में ही मानव विकास नहीं हो सकता। यानी आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हो लेकिन लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो इसे हम विकास नहीं कह सकते। मात्र आय नहीं, आय का उपयोग यह मानव विकास को निश्चित करता है। तो मानव विकास के 4 स्तर में समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो मानव विकास को समझिए आप। मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बनना, मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, व्यक्ति को उसकी पसंदगी का क्षेत्र मिले, मानव स्वस्थ रहे, स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिताए, स्वस्थ और दीर्घायु हो, सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, आर्थिक उपार्जन करने के अवसर प्राप्त हो यानी कमाने के, ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हो, गुणवत्ता वाली जीवन शैली हो, गंदगी के निकाल की व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, मानव अधिकारों का व्यक्ति उपयोग कर सके, ऐसी परिस्थिति हो, उसे हम कहते हैं मानव विकास। अब सेक्शन डी, प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी दीजिए। तो शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों, अवकाशी पदार्थ इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ। विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलत हुआ। देखिए, ग्रहों की स्टडी करते हैं, फिर ग्रहों की दिशा के स्थिति के अनुसार व्यक्ति का भविष्य बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, जिसके नाम से भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट रखा गया था। उन आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सिद्ध किया आर्यभट्ट ने कि अब पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। यह आर्यभट्ट ने सिद्ध किया, जिसे विद्वान अजर भर करके संबोधित करते हैं इस घटना को। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और इसमें गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, जिसे न्यूटन के नाम पे चढ़ा दिया गया, वो किसने खोजा था? ब्रह्मगुप्त ने। और उनकी पुस्तक याद रखना, ब्रह्म सिद्धांत। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटा था वारामीन ने। ये महान खगोलवेत्ता और ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने ब्राह्मीण ने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें आकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये उन्होंने बताया था। उन्होंने प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय, कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई, यानी ये सब काम, शुभ काम किस मुहूर्त में करने चाहिए उसकी जानकारी उन्होंने दी थी। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतनी विद्याओं में निपुण थे। ग्राहकों के अधिकार समझाइए। तो ग्राहकों के 6 अधिकार हैं। पहला है सलामती का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज, वस्तु या सेवाओं से ग्राहक की जान को खतरा हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसके विरुद्ध रक्षण अथवा सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी ग्राहक को कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बेचता हो जिसके उसकी जान जा सकती है, स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, तो वो कानून का सहारा ले सकता है। इस अधिकार द्वारा भौतिक, पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ग्राहक को चीज वस्तु की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, उपभोग, कीमत आदि की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बाजार में व्यापारियों की अयोग्य पनीतियों, भ्रष्ट तरीकों से बच सके। यानी ग्राहक को जब ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा तो कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा। इस जानकारी द्वारा अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त, जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। यानी ग्राहक को जब चीज़ों का नॉलेज होता है तो कोई उसकी चीटिंग नहीं कर पाता है और वो जिम्मेदारी पूर्वक अपना निर्णय लेता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर से, मूल्य पत्रों से, सरकारी सार्वजनिक अखबारों, लेखों से मिलती है। जो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर जो लेबल होता है उसमें पूरी डिटेल दी होती है। अगला है पसंदगी करने का अधिकार। वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता वाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह की वस्तुएं या सेवा खरीदने का ग्राहक को अधिकार है। यानी बाजार में अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उससे कंपेयर करके व्यक्ति, जो ग्राहक ऐसी वस्तु खरीदना चाहता है
जिसमें उसे ज़्यादा गुणवत्ता मिले, वैरायटी मिले। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर, संतोषप्रद सेवा, गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं से ग्राहकों को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुएं पसंद करने की स्वतंत्रता मिलती है। प्रस्तुतिकरण का अधिकार ग्राहकों के अधिकार और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों की शिकायतों और अधिकार संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनीतिक धंधा के स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो। यानी ग्राहकों को अपनी जो मांग है, उनकी जो समस्या है, वो प्रस्तुत करने के लिए गैर सरकारी संस्थाएं भी बनाई गई है। शिकायत निवारण का अधिकार, पांचवा अधिकार, ये पांचों की लिस्ट बना लेना आप लोग। इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान, अनैतिक शोषण हुआ हो तो उसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है, उसके बदले वो मुआवजा मांग सकता है। इस मुआवजे में उसको जो वस्तु है बदल के देना पड़ सकता है, वापस देना पड़ सकता है, पैसे देने पड़ सकते हैं, चार्ज वसूल करने, मरम्मत कराने, ये सब अधिकार उसको मिलते हैं। ऐसी या एक से या अधिक प्रतिपूरक राहत मांग, यानी ग्राहक इनमें से कोई भी मांग अपनी रख सकता है जो उसके कानून के अंतर्गत आता हो। ग्राहक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकार ग्राहक बनने की सभी जानकारियां या ज्ञान, चतुराई, धैर्य, कौशल प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्राम क्षेत्रों के ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के लिए जिम्मेदार कारण है। यानी जो ग्रामीण जो ग्राहक होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो उनका शोषण बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक की जानकारी दीजिए। तो केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2013 के दिन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक लागू किया। ये क्या है? देश की बढ़ती जनसंख्या की अनाज की कुल मांग को संतुष्ट करना, प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर गुणवत्ता युक्त अनाज की पूर्ति करना, बालकों और प्रजा में कुपोषण की समस्या निवारण हेतु उचित प्रबंध करना, पौष्टिक आहार के कुल उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक सुदृढ़, पारदर्शक और सरल बनाना, अंत्योदय योजना जो हम देख चुके हैं यानी बीपीएल कार्ड वाली योजना, बीपीएल की सूची में दर्ज अग्रिम परिवारों को अन्न सुरक्षा, पौष्टिक आहार के रूप में पर्याप्त मात्रा में राहत दर पर अनाज उपलब्ध कराने और आनुषंगिक मामलों में सरलता से मिलता रहे इसलिए व्यवस्था करना, गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनको पर्याप्त मात्रा में अनाज की आवश्यकता के लिए सहायता करना, इसके लिए कानून बनाया गया था। इसमें क्या प्रावधान है? तो इस धारा के अंतर्गत मां अन्नपूर्णा योजना के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद मध्यम वर्ग गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है। इसमें अनुसार राज्य के अंत्योदय परिवार यानी जो बीपीएल परिवार है उनको प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों गेहूं 2 रुपया किलो, चावल 3 रुपया किलो, मोटा अनाज 1 रुपया किलो के भाव पर निश्चित मात्रा में गुणवत्ता युक्त अनाज पीडीएस सिस्टम द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति सहायता के रूप में 6,000 रुपये की रकम सरकार देती है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को भोजन और अनाज के बदले में अन्न सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस धारा के अनुसार गुजरात सरकार अंत्योदय बीपीएल परिवारों को प्रति माह चीनी, आयोडाइज नमक, केरोसिन और वर्ष में 2 बार खाद्य तेल राहत दर पर रेशनिंग की दुकानों पर उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार इन अग्रिम परिवारों की सूची को आधुनिक बनाएगी, सुधारेगी तथा ऐसे नामों की सूचियां ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, वार्ड सभा में, ई ग्राम के मूल्यों की दुकानों, मामलतदार के कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी। ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया है। अब देखिए नक्शा है, क्या भरना है आपको? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7
ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। काली मिट्टी का क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश दिखा सकते हो आप, महाराष्ट्र दिखा सकते हो। सूती कपड़े का केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात। वेदनंथागल पक्षी अभयारण्य, तो देखिए सूती कपड़ा उद्योग अहमदाबाद हमने दिखा दिया, महाराष्ट्र भी दर्शा सकते हो आप, मुंबई यानी। फिर काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र बहुत सारा दिखा दिया यहाँ पे, तो देखिए जो डॉट डॉट किया हमने ये सब, बराबर। फिर गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्तर प्रदेश में हमने दर्शा दिया, ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो पट्टा या गन्ना ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में आप यहाँ पे दर्शा दोगे नीचे यहाँ पे तो भी चलेगा। फिर अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य? वेदनायंगाल अभी जो अभयारण्य है वो ये रहा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।